हेलो एवरीवन। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियों के विषय में देखेंगे आज। प्राचीन भारत देख रहे थे हम लोग। प्राचीन भारत में ये फोर्थ वीडियो होगी, चौथी वीडियो होगी। तो 3 वीडियो जो पहले वाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आई का आइकन क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पा सकते हो और 3 वीडियो जो पहले की है उसको देख लेते हो तो आगे समझने में आसानी होगी। लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक है, ये बुक देख रहे हो आप। इसके नए संस्करण से हम लोग देख रहे हैं, तो आपके पास अगर बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवे, बैंकिंग या फिर जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो उसके लिए ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में मुख्यतः 4 स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। वो कौन सी है? तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, ये सारी जो जानकारियाँ हैं हम लोगों ने पहले की जो 3 वीडियोज़ हैं उसमें हम लोगों ने देख ली। जिसमें विदेशियों का विवरण हम लोगों ने 4 भाग में देखा था, जिसमें यूनान रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक और अन्य लेखक थे। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में देखेंगे हम लोग इसको 3 भाग में, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। तो इनकी जानकारियाँ हम लोग लेंगे। इसमें क्या है, हिंदी लूसेंट में जानकारियाँ काफ़ी शॉर्ट में दी गई है और वन लाइनर में दी गई है। आपको विस्तार में अगर जानना है तो इसी चैनल पे इंग्लिश की जो सामान्य ज्ञान की बुक है, जनरल नॉलेज की बुक है, उसकी सीरीज चल रही है। तो उसकी जो हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट है, इतिहास की प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हो ताकि आप विस्तार में जानकारी प्राप्त कर सको। आपको समझने में आसानी होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इंग्लिश वाली है तो मैं नहीं देखूँगा। आप देखो, आप समझ जाओगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ सारा कंटेंट, भले ही इंग्लिश में हो। उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ऐसे देख लेते हैं, इसमें जो जानकारी है मैं ट्राई करूँगा कि चीज़ों को, जानकारियों को कनेक्ट कर पाऊँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में अभिलेख। अभिलेख क्या होता है ये देख लेते हैं। किसी भी ठोस सतह पे कुछ लिखवाया जाता है तो उसको अभिलेख बोल दिया जाता है, अभिलेख बोला जाता है। होता क्या है, अभी सरकार को कुछ जानकारी देनी होती है तो वो समाचार पत्र के माध्यम से, समाचार चैनल जो हो गई उसके माध्यम से, या रेडियो, सोशल मीडिया, अभी काफ़ी जरिया है जिनके माध्यम से जानकारियाँ दी जाती हैं। या कोई योजना सरकार का है उसके बारे में बतानी है तो सरकार ये सारी माध्यम यूज करती हैं। बट अगर प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में क्या होता था कि ऐसी कोई माध्यम नहीं होती थी। तो राजा को अगर कुछ बतानी होती थी प्रजा को, या खुद की प्रशंसा करवानी होती थी, तो वो लोग अभिलेख यूज करते थे। उसमें क्या होता था, किसी पत्थर या स्तंभ या गुफाओं में लिखवा दिया जाता था जो भी जानकारियाँ देनी है या फिर राजा के विषय में बताना है, राजा की प्रशंसा करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभिलेख के थ्रू, अभिलेख के द्वारा बताया जाता था। तो वो अभिलेख अभी जो भी अवेलेबल है, उपलब्ध है, उससे हमें उस टाइम के जो भी राजा हुआ करते थे, उस समय के जो भी राजा हुआ करते थे, उनके बारे में जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो अभिलेख से जो जानकारियाँ मिलती हैं वो देखेंगे, फिर सिक्कों से, और स्मारक में मुख्यतः जो भी स्मारक है उसमें से मंदिरों के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता जो है वो कौन है। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इंग्लिश में आप देखोगे तो भारत, मतलब फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख लिखा गया था, जो कि कौन सी है? बोझकाई अभिलेख, जो एशिया माइनर में पड़ती है। और इसमें आपको वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। तो इनके बारे में, वोजकाई अभिलेख के बारे में एक वाक्य दिया गया है। बट आप अगर विस्तार से जानना चाहते हो तो आप ज़रूर इंग्लिश की जो जनरल नॉलेज की सीरीज है उसको आप ज़रूर देखो। ये हुआ क्या था कि
अगर आप आगे पढ़ोगे तो उसमें हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है। हड़प्पा या फिर इंडस, सिंधु सभ्यता कहते हैं हिंदी में। तो सिंधु सभ्यता हो गई, उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है, और आर्य के बारे में आप ज़्यादातर लोग जो विश्वास करते हैं वो मैक्स मुलर के द्वारा बोली गई बातों पे। तो मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए थे, वो मध्य एशिया के निवासी हैं। तो आर्य के बारे में कि आर्य आर्य लोग जो हैं वो मध्य एशिया के निवासी हैं, उसको प्रमाणित करता है वोजकाई अभिलेख, जो कि एशिया माइनर तुर्की में पड़ता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलो तो टर्की, हिंदी में तुर्की बोलते हैं, ये एक देश है। तो ये बताता है, वोजकाई में आप देखोगे कि वैदिक सभ्यता के समय जो ऋग्वेद और बाकी जो आप बुक देखोगे लिखी हुई, उसमें आप देखोगे कि कुछ लाइन जो है ज़्यादातर, मतलब ऋग्वेद में आप देखोगे कि कुछ लाइन आपको हूबहू वैसी दिखेंगी जैसी वोजकाई अभिलेख में लिखी गई हैं। जैसे ऋग्वेद में आपको मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के विषय में भी जानकारी मिलेगी, उनका नाम मिलेगा। ऐसा वोजकाई अभिलेख में भी दिया गया है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि आर्य लोग जो हैं वो कहाँ से थे, वो मध्य एशिया से आए हुए थे, मध्य एशिया के निवासी थे। तो ये एक लाइन में दिया हुआ है, बाकी आप पूरा विस्तार से जो मैंने अभी बताया वो आपको, आप अगर देखते हो लूसेंट की जो इंग्लिश की जो जनरल नॉलेज की सीरीज है, तो उसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी। आपको सोचना नहीं है क्योंकि कंटेंट इंग्लिश में होगा उसमें, बाकी मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी देख लेते हैं। मध्य भारत में जो है भगवत धर्म का विकास हुआ, ये कैसे पता चला? तो होलियोडोरस, इसको मैं क्लियर कर दूँ, होलियोडोरस जो थे ये थे यवन के राजदूत, और इन्होंने एक गरुड़ स्तंभ लेख लिखवाई, जो कि वेशनगर विदिशा में पड़ता है। विदिशा मध्य प्रदेश में एक जगह है। तो वहाँ पे इन्होंने गरुड़ स्तंभ लेख लिखवाए, जिसमें इन्होंने खुद को भगवत बताया है। इससे ये प्रमाणित होता है कि भगवत धर्म उस टाइम पे, उस समय पे विकसित हुई थी। तो इसके बारे में आपको गरुड़ स्तंभ से जानकारी मिलेगी कि भगवत धर्म का विकास हुआ था मध्य भारत में। सर्वप्रथम भारतवर्ष की अगर बात करें, भारतवर्ष जो पहले शब्द यूज किया जाता था भारत को बताने के लिए, तो उसका जिक्र जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि सर्वप्रथम भारत जो है, उस भारत सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको मिलेगा। सौगौड़ा अभिलेख देख लेते हैं, अगला अभिलेख है जिसके विषय में आप देखोगे दो जानकारियाँ दी गई हैं इसमें बुक में, कि एक तो कि सर्वप्रथम दरभिक्ष की जानकारी जो है वो आपको इसी अभिलेख से मिलेगी। अकाल जो पड़ता है, तो सर्वप्रथम अकाल के विषय में, अकाल पड़ जाती है तो उनके विषय में सर्वप्रथम अकाल के बारे में आपको सहगौड़ा अभिलेख से जानकारी मिलेगी। और अकाल के टाइम पे ही, संकट काल के टाइम पे ही आप देखोगे कि इसमें, इस अभिलेख में ये दिया गया है कि खाद्यान्न को कैसे सुरक्षित रखें ताकि संकट काल में उपयोग किया जा सके। तो ये जो खाद्यान्न सुरक्षित करने का जो तरीका है उसका भी उल्लेख आपको इस अभिलेख में, सौगौड़ा अभिलेख में मिल जाएगा। सर्वप्रथम भारत पे होने वाली हुन आक्रमण के विषय में किस लेख से जानकारी मिलती है, तो वो है भीतरी स्तंभ लेख। ये आपको ध्यान में रखनी है, भीतरी स्तंभ लेख से हुन का जो सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण था उसके विषय में जानकारी मिलती है। और स्तंभ लेख यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने बताया था कि क्या होता है, ठोस सरफेस पे जो है लेख लिख करके, अभिलेख लिख करके जानकारी दी जाती है। तो ये स्तंभ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको स्तंभ लेख कहते हैं। अगर पत्थर पे लिख देंगे तो उसको या तो स्टोन इंस्क्रिप्शन इंग्लिश में बोलेंगे, और पत्थर पे लेख बोल सकते हो आप। तो ये जानकारी थी, आगे देख। और एक पत्थर अभिलेख के अलावा एक और, ये गुफाओं में अगर लिख दिया जाए तो उसको गुफा अभिलेख बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अभिलेख जो है इस तरह की, इस तरीके से नाम इनको दिया जाता है। बाकी
अगला अभिलेख देख लेते हैं जो कि एरन अभिलेख है। तो एरन अभिलेख में आपको सर्वप्रथम मतलब पहला लिखित साक्ष्य जो है सती प्रथा की वो आपको मिलेगा। तो सती प्रथा में क्या होता था कि पति की मृत्यु हो जाने के बाद पत्नी को अपने प्राण की आहुति देनी होती थी। तो ये जो है एरन अभिलेख, इसको भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। भानुगुप्त जो शासक थे। सातवाहना सातवाहन राजाओं के विषय में हम लोगों को जो भी जानकारी मिलती है, उनका क्या इतिहास रहा है, वो सारी जानकारियाँ जो हैं उनके द्वारा लिखी गई अभिलेखों के आधार पे ही अभी तक हम लोगों को जो पता है वो उनके द्वारा लिखी गई अभिलेखों के आधार पे ही है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है वो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुरजाहोम, ये जो बुरजाहोम जगह है आप देखोगे ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। तो इससे आपको गर्तवास का साक्ष्य मिलता है। गर्तवास गड्ढा सा घर होता था, ये आप देख लो। ये आप जो देख रहे हो दृश्य, इसमें देखोगे कि इस फोटो में आपको मतलब जानकारी के लिए कि किस तरह का होता था गड्ढा घर, वो देखने के लिए आप देख सकते हो। एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं है, ये बनाया हुआ है। तो इसमें देखोगे आपकी एक सीढ़ी होती थी जिससे मतलब अंदर उतरते थे और इस तरह से रहते थे। ठीक है, इस साइड से काटा गया है, बाकी इस साइड से भी ढका होता था और ऊपर से आप सीढ़ियों के जरिए नीचे जा सकते थे और रह सकते थे, जैसे यहाँ पे रह रहे हैं ये लोग। तो ये गड्ढा घर होता था। तो बुर्जा होम में आपको गड्ढा घर देखने को मिलेगा, गर्तावास जिसको कहते थे। यहाँ से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि मनुष्य को जो है उनके पालतू कुत्तों के साथ दफनाया जाता था। ये प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। ठीक है, तो ये बुर्जा होम के बारे में हो गया। और अभी अभिलेखों के विषय में देख रहे थे हम लोग, अब सिक्कों के विषय में देख लेते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को जो है वो आहत सिक्के कहा जाता है और इसी को साहित्य में कांसार्पण कहा गया है। सिक्कों से जानकारियाँ जो हमें मिलती है उसके विषय में आगे देखते हैं, जिसमें आप देखोगे कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है वो यवन शासकों के द्वारा करवाया गया था। अब सिक्कों से जो भी जानकारियाँ मिलती है वो देख लेते हैं। एक ये देख लो आप, ये जो सिक्का है इसमें आप देखोगे समुद्रगुप्त जो है वो बीना बजा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो काफ़ी संगीत प्रेमी थे। तो ये इस तरह से कुछ कुछ जानकारियाँ सिक्कों के थ्रू भी, सिक्कों के जरिए भी हमें मिलती है। सिक्कों के विषय में अगर आगे देखें तो रोमन सिक्के जो हैं वो अरिकामेडू, पोडुचेरी के निकट आपको अरिकामेडू मिलेगी। तो अरिकामेडू से आपको मतलब रोमन सिक्के मिले हैं, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि भारत का जो है वो संबंध रोम से रहा। ठीक है, तो रोम से जो संबंध रहा, तो रोम से संबंध रहा होगा तो व्यापार होता होगा और व्यापार के जरिए सिक्के जो हैं वो, क्योंकि आप व्यापार कर रहे हो तो सिक्के तो आप यूज करोगे। तो इस तरह से रोमन के जो सिक्के मिले हैं, इससे ये पता चलता है कि हम लोगों का जो है संबंध मतलब व्यापारिक संबंध जो है रोम से था। ठीक है, पास्ट में, भूतकाल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और सिक्कों के थ्रू तो जानकारियाँ मिलती हैं संबंध के बारे में। तो अगर संबंध के विषय में बात करें, भारत के संबंध सर्वप्रथम किन देशों से स्थापित हुई, तो उसमें बर्मा है, मलाया है, कंबोडिया है और जावा है। तो बर्मा जो कि स्वर्ण भूमि, अभी इसको म्यांमार के नाम से जानते हैं। मलाया स्वर्णद्वीप हो गई, कंबोडिया कंबोज और जावा यवद्वीप। तो इनको मैप पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे म्यांमार देखोगे आप, जिसको पहले भूतकाल में या पास्ट में क्या कहते थे, बर्मा कहते थे। और मलाया, मलाया आप यहाँ पे देख लो, ये जो है मलाया हो गया। यहाँ पे आप देखोगे कंबोडिया, ये वाला जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, और जावा यवद्वीप जिसको कहते हैं। तो जावा ये इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया के द्वीपों में ये वाली जो मैंने सर्कल करी, ये जावा द्वीप है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के विषय में दी गई हैं।
जो महत्वपूर्ण अभिलेख और जिस शासकों के द्वारा लिखवाया गया था उनका नाम। तो पहले देख लेते हैं कि अभिलेखों के का जो अध्ययन होता है उसको एपिग्राफी कहते हैं। और अब अभिलेख के विषय में देख लेते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, जो कि तीती रहित है, तीती नहीं है उसमें, वो कलिंग राज खारबेला के द्वारा लिखवाया गया था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है वो रुद्रदमन के द्वारा लिखवाया गया था। नासिक अभिलेख गौतमी बालाश्री के द्वारा। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। और मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त के द्वारा। और देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल शासक विजय सेना के द्वारा। तो ये याद रखने के लिए है आपको, आप 2-3 बार देख लोगे ये वाला जो पार्ट है वीडियो का, तो आपको ये याद हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। जो कि पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि बताओ आपकी हाथी गुम्फा अभिलेख किन से संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखनी है कि वो कलिंग राज मतलब कलिंग के राजा खारवेला से संबंधित है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको ध्यान में रखनी है। आप याद कर सकते हो या फिर 2-3 बार देख लोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में अगला जो है वो मंदिरों की शैली के विषय में देखेंगे। अभिलेख देखा हम लोगों ने, सिक्के के विषय में देखा। अब मंदिरों की शैली देख लेते हैं, जो कि स्मारक हम लोगों ने देखा कि स्मारक में मुख्यतः हम लोग मंदिर के विषय में देखेंगे। तो जिसमें आप देखोगे कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला जो है उसको नागर शैली, दक्षिण भारत की मंदिरों की कला को द्रविड़ शैली, और दक्षिण पथ की अगर बात करें तो उस पर नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, उसको वेसर शैली कहते हैं। दक्षिण पथ क्या है, ये पहले व्यापार करने के लिए जो है दो मुख्य रोड हुआ करती थी, दो रास्ते हुए करते थे, जिसमें कि दक्षिण पथ और उत्तर पथ। दक्षिण पथ ये जो येलो में देख रहे हो आप, ये जो पथ है इसको दक्षिण पथ कहते थे। और ये वाली जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये इसको उत्तर पथ कहते थे। तो इसमें आप देखोगे कि दक्षिण पथ इसलिए लिखा गया है कि दक्षिण पथ के आसपास का जो रीजन था, मुख्यतः आप देखोगे कि विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से लेकर के कृष्ण नदी जो है कृष्णा नदी, वहाँ तक के रीजन को दक्षिण पथ कह दिया जाता था, बोल दिया जाता था। क्योंकि ये दक्षिण पथ जो आप देख रहे हो, ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, ये इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कवर हो जाता है इस एरिया में। तो दक्षिण पथ की अगर बात हुई तो ये रास्ता तो आपको ध्यान में रखनी है, ये जो पथ है। और आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि इसके आसपास के क्षेत्र को दक्षिण पथ बोल दिया जाता है। तो दक्षिण पथ ये वाला जो विंध्या की पर्वत श्रृंखला से लेकर के कृष्णा नदी तक के क्षेत्र की जो मंदिर की शैली है उसको आप देखोगे तो उसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, इस कारण से इसको वेसर शैली कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। बाकी मंदिर की अगर बात करें तो ये आप देख रहे हो इमेज में, ये नागर शैली की मंदिर हो गई, ये द्रविड़ शैली की हो गई, और ये वाला वेसर शैली है। इसमें ऐसे विस्तार से कभी देखेंगे अगर देखना हुआ तो। फिलहाल आप ये जान लो कि नागर शैली की जो मंदिर होती थी उसके आधार जो हैं वो वर्गाकार होती थी, और द्रविड़ शैली में उनका आधार जो है वो आयताकार होता था। ठीक है। और नागर शैली को अगर देखें तो नागर शैली में आप देखोगे कि इनका शिखर जो है वो क्या है, काफ़ी मतलब इसकी संरचना जो है वो पर्वत की तरह आपको देखने को मिलेगी, पर्वत श्रृंग के समान है। लेकिन अगर द्रविड़ की बात करें तो इसमें आपको इसका जो शिखर है वो प्रिज्म की तरह दिखेगा, ये जो आप देख रहे हो, या फिर पिरामिड की तरह दिखेगा। तो ये अंतर है। फिर आप अगर ये नागर शैली की बात करो तो नागर शैली में आपको ये एक मंजिल दिखेगा। जनरली क्या होता है कि इसका शिखर जो है सामान्यतः एक मंजिल का होता है, लेकिन आपको द्रविड़ की अगर बात करें तो द्रविड़ में आप देखोगे कि ये बहुमंजिल होते हैं। ठीक है। इसका जो शिखर है वो बहुमंजिल आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ और अंतर की अगर बात करें
तो मंदिर का जो परिसर होता था तो वो देखोगे कुछ मतलब सामान्य होता था, ज़्यादा बड़ा नहीं होता था नागर शैली में। लेकिन अगर द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली में आप देखोगे कि इसकी जो अम, परिसर होती थी वो काफ़ी विशाल होती थी। जैसा आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो परिसर होता था काफ़ी विशाल होता था, काफ़ी बड़ा होता था। तो ये कुछ अंतर है। बाकी इसमें कुछ ये भी है कि जलाशय की आवश्यकता नहीं होती थी नागर शैली में। द्रविड़ शैली में जलाशय होती थी, ठीक है, जिसको कल्याणी या फिर पुष्करणी के रूप में मतलब उसके नाम से जाना जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर विस्तार में कभी देखना हो तो देख लेंगे। इसका अगर देख लें मतलब नागर शैली की अगर बात करें तो नागर शैली में आप देखोगे कि क्या होता था, अ, सामान्यतः जो है इसकी ऊंचाई आप देखोगे तो वो कुछ खास नहीं होता था, ठीक है। मतलब अगर द्रविड़ शैली के तुलना में देखें तो इसका ऊंचाई जो है वो कुछ खास नहीं होता था, मतलब कम होता था। लेकिन अगर द्रविड़ शैली की बात करें तो इसका ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है। तो ये कुछ अंतर है। बाकी इसमें इस बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है, बस आपको बताया गया है कि अगर उत्तर भारत की बात करें तो नागर शैली की मंदिर आपको देखने को मिलेगी। द्रविड़ जो है द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में जो ये वाला एरिया है, आप ये समझ लो कि कृष्णा नदी से नीचे वाला जो एरिया है उसमें आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलेगा। और दक्षिण पथ, ये दक्षिण पथ जो होगा उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो उसमें आपको वेसर शैली देखने को मिलेगा। तो ये जानकारी थी। अब देख लेते हैं आगे। आगे पंचायतन मंदिर के बारे में बात की गई है। पंचायतन मंदिर किसे कहते हैं? ये भी एक मतलब मंदिर रचना शैली है जिसमें आप देखोगे कि एक हिंदू मंदिर जो है वो मंदिरों से घिरा होता है। जैसे यहाँ पे मुख्य मंदिर हो गई, तो आप देखोगे इसके चारों तरफ मंदिर होती है। मुख्यतः चार मंदिर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि पंचायतन है, पंच मतलब पांच होता है। तो मुख्य मंदिर बीच में, बाकी ये मंदिर जो हो गई चार वो इसके चारों तरफ इसको घेरे हुए आपको दिखेगी। तो इसको पंचायतन शैली कहते हैं। बाकी कुछ उदाहरण दिए गए हैं बुक में पंचायतन मंदिर के, वो भी देख लेते हैं। एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में पड़ता है, ये आप इमेज देख सकते हो, ये एक दृश्य है। फिर ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में पड़ता है, ये वाली आप अगर समय मिले तो दर्शन करो, और मैं दर्शन करवा रहा हूँ तो इसके लिए आप लाइक कर सकते हो। बाकी लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, ये वाली देखो मैं लगातार दर्शन करवा रहा हूँ मंदिरों के, तो लाइक तो बनती है, बाकी आप देख लो। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ये वाली। और दशावतार मंदिर देवगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये आप देख सकते हो। और गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में पड़ता है, ये वाली, ठीक है। तो ये आज के लिए जानकारियाँ थी। बाकी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताओ, और पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बाकी डिसलाइक भी कर सकते हो, आपको अगर कुछ ठीक नहीं लगा तो आप बता सकते हो कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, तो ज़रूर बताओ, आप कमेंट में बता सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जिनको जानकारी मतलब जिनको लूसेंट कवर करना है और जो चाहते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा में उनका जीएस ठीक जाए, उनका सामान्य ज्ञान ठीक जाए, तो उनको आप ज़रूर शेयर करो। मतलब जिसके लिए ये उपयोगी है आप शेयर कर सकते हो, उससे फ़ायदा ही होगा और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आगे की वीडियो आपको मिल जाएगी अगर सब्सक्राइब करोगे तो। बाकी अपना ख्याल रखिए, बाय।